Hello students, how are you? This is Sunil Answer. Welcome to आनंद सर SST पॉइंट। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 8th के हिस्ट्री के चैप्टर 7 क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री का फाइनल पार्ट, जिसमें हम मुख्य रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिश रूल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। साथ साथ इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन के दौरान अन्य जितने भी प्रमुख इंडस्ट्री थे, खास करके शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कोल माइंस, प्लांटेशन इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्री के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। यह इस चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या हाल था, हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस्ड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटिश मशीन मेड क्लॉथेज। जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद भारतीय जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसको इंग्लैंड के मशीन मेड सस्ते कपड़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। चूँकि भारतीय हैंडमेड फैब्रिक्स काफ़ी महंगे होते थे और ट्रेडिशनल तरीके से बनते थे, इस कारण से वो काफ़ी महंगे होते थे। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री ट्रेडिशनल मार्केट जो अफ्रीका में था, जो अमेरिका में था और यूरोप में था, वहाँ पर अपने पहचान धीरे धीरे खोने लगी। जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, सरकार थी, वह भारतीय बुनकरों के ऊपर दबाव डाल रही थी। जो कंपनी के लोग थे वो दबाव डाल रहे थे कि वो भारतीय कपड़ों को बहुत सस्ते दाम पर बेचें, इस तरह से डिक्टेट कर रहे थे। वे रॉ कॉटन को खरीदते थे, जो कच्चा कॉटन का माल था उसको बेचने का अधिकार कंपनी ने खुद हासिल कर लिया। दिस प्रैक्टिस ruined द इंडियन वीवर्स कम्प्लीटली। इसे जो भारतीय बुनकर थे उनका जो काम था वो पूरी तरह समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हें सॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण उनका धीरे धीरे पतन हो गया। अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय हैंडलूम पर बहुत भारी टैक्स लगा दिया, जिससे भारतीय टेक्सटाइल या भारतीय वस्त्र काफ़ी महंगे हो गए और उनके महंगे हो जाने के कारण बाज़ार में भारतीय वस्त्र का डिमांड काफ़ी कम हो गया। वास्तव में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय वस्त्रों के खरीद बिक्री पर एक तरह से रोक लगा दिया था और उन्होंने वो अपने वस्त्र को प्रमोट कर रहे थे। 1830 ईस्वी में ब्रिटिश मेड फैब्रिक्स का भारत में एक तरह से बाढ़ आ गया था। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह ब्रिटेन के वस्त्र को भारत में लाने लगे थे और पूरा भारतीय वस्त्र बाज़ार जो था ब्रिटिश वस्त्रों से फ्लडेड हो गया, भर गया, और इस कारण से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पराभव हो गया, पतन हो गया। तो जो भारतीय वस्त्र उद्योग का व्यापार करते थे वो इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि वो अपने व्यापार पर जो विदेश से भारत वस्त्र आते थे उस पर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया। इस कारण से यहाँ के जो व्यापारी थे, जो यहाँ से वहाँ विदेश भेजते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जो विदेश से आता था यहाँ, जो विदेशी व्यापारियों के द्वारा वस्त्र लाए जाते थे, उन पर टैक्स नहीं लगता था। इससे इस व्यापार पर डिपेंड लोगों की आमदनी बहुत कम हो गई। इन सब के बावजूद जो लोकल वीवर्स थे उन्होंने अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस काम में लगे रहे। करीब 1900 ईस्वी के आसपास में
भारत में करीब 80 इंडिजेनस यानी अब देशीय टेक्सटाइल मिल थे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे वस्त्र का, जिसका डोमेस्टिक कंजम्पशन था और जिसको चाइना के बाज़ार में बेचा जाता था। दूसरे देशों के विपरीत भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भारतीय वस्त्र उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया और न ही उसको कोई सुरक्षा प्रदान की। डिस्पाइट दिस, इन 1914 इंडिया रैंक्ड अमंग द 5 लीडिंग टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इतना के बावजूद 1914 ईस्वी में भारतीय वस्त्र उद्योग की गणना दुनिया के 5 बड़े उद्योगों में होती थी। जैसे वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुआ, इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को काफ़ी लाभ हुआ क्योंकि जो ब्रिटेन से वस्त्र आते थे उनका आना बंद हो गया और वार टाइम में भारतीय वस्त्र उद्योगों को पनपने का मौका मिला क्योंकि ये वार टाइम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। भारतीय वस्त्र उद्योग का विकास 1914 में शुरू हुए वर्ल्ड वार से शुरू हुआ था, लेकिन द फर्स्ट कॉटन मिल वाज इस्टेब्लिश्ड बाय कोवाजी नानावॉय इन मुंबई इन 1854। 1854 ईस्वी में कोवाजी नानावॉय ने मुंबई में पहला कॉटन मिल की स्थापना की थी। इसके बाद 1867 में जमशेदजी टाटा ने एक मिल की स्थापना, कॉटन मिल की स्थापना नागपुर में की। मेनी अदर कॉटन मिल्स वर सेटअप इन शोलापुर, अहमदनगर, कानपुर, बंगाल, मद्रास एंड नागपुर। कई सारे वस्त्र उद्योग की स्थापना शोलापुर, अहमदनगर, कानपुर, बंगाल, मद्रास, नागपुर इत्यादि में किए गए। द स्वदेशी मूवमेंट आल्सो गेव अ मेजर बूस्ट टू द कॉटन इंडस्ट्री एज डिमांड फॉर इंडियन क्लॉथ इंक्रीज्ड। जब तिलक जैसे नेताओं के कारण स्वदेशी आंदोलन बढ़ा तो भारतीय वस्त्र उद्योग में काफ़ी उछाल आया, उसमें बूस्ट हुआ और भारतीय वस्त्र उद्योग का डिमांड बढ़ गया, भारतीय वस्त्रों का डिमांड बढ़ गया। तो अभी हम इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ब्रिटिश रूल में उसकी स्थिति क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे। आयरन एंड स्टील का सभ्यता के उदय से ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है विकास में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के जो आयरन स्मेल्टर थे उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। वे अपने जो लोहे की भट्ठी थी उसको डिसयूज करने पर मजबूर हो गए थे। कारण ये था कि जो फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके कारण जंगल पर से आयरन स्मेल्टर का अधिकार छिन गया था। जंगल के जो प्रोडक्ट का उपयोग करते थे, लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था आयरन स्मेल्टिंग में और आयरन ओर का उपयोग किया जाता था। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट के तहत जंगल को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसके कारण जंगल पर से उनका अधिकार छिन गया। कुछ आयरन स्मेल्टर्स को ये स्वीकृति प्रदान भी की गई, लेकिन चूँकि भारी टैक्स देना पड़ता था इसलिए वे वहाँ से माइग्रेट करने पर विवश हो गए। अंग्रेज़ों की ऐसी पॉलिसी थी कि वो आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान नहीं दे रहे थे, उसके डेवलपमेंट के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। यहाँ से आयरन गुड्स को ख़रीदने के बजाय वे ब्रिटेन से ही जो इक्विपमेंट्स थे उसको मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे। साथ ही चूँकि अंग्रेज़ों ने भारत के सभी राजाओं को युद्धों में हरा दिया था, जिसके कारण जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को संरक्षण देते थे वो सभी राजा अब समाप्त हो चुके थे। इस कारण उनका संरक्षण अब समाप्त हो चुका था और इन सभी कारणों से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डिक्लिनेशन हो गया था। एक केस स्टडी है आयरन एंड स्टील के बारे में। यहाँ ये दिया हुआ है
कि भारत में प्राचीन काल से ही आयरन काफ़ी महत्वपूर्ण धातु रहा है, और लेकिन यूरोपियन के आने के बाद इस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। हालांकि खास करके दक्षिण भारत में आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उच्च कोटि के स्टील का उत्पादन हमारे देश में होता था। दक्षिण भारत में वुड स्टील काफ़ी फेमस था और ये पूरे दक्षिण भारत में इसका उत्पादन होता था। अलग अलग भाषाओं में वुड स्टील को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कन्नड़ में इसको उक्कू कहा जाता था, तेलुगु में हुक्कू कहा जाता था, और तमिल भाषा में और मलयालम भाषा में इसको उक्कू कहा जाता था। टीपू सुल्तान का प्रसिद्ध तलवार इसी वुड स्टील का बना हुआ था। कुछ ऐसी कम्युनिटी के लोग थे, वनवासी आदिवासी लोग थे, जिनका प्रोफेशन ही आयरन स्मेल्टिंग था। ऐसे आदिवासी समुदायों में अगेरियाज काफ़ी प्रमुख थे। यहाँ एक क्वेश्चन है, हाउ वाज द आयरन एंड स्टील मेकिंग इंडस्ट्री इफेक्टेड बाय द डिफीट ऑफ नवाब्स एंड राजाज। राजा और नवाब के हार के कारण आयरन और स्टील इंडस्ट्री कैसे प्रभावित हुआ। दरअसल नवाब और राजा जो थे वो उनको संरक्षण देते थे। युद्धों में प्रयोग के लिए जो तलवार, भाला और बहुत सारे सामान बनाया जाता था, यहाँ तक कि तोप और गाड़ियाँ जो बनाई जाती थी सब आयरन से ही बनाई जाती थी। लेकिन जब राजाओं की हार हो गई, राज चला गया, तो उन्हें अब इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई सेना नहीं थी। इसलिए आयरन और स्टील का डिमांड भारतीय राजा और नवाब के द्वारा काफ़ी कम हो गया था। इसलिए आयरन एंड स्टील कंपनी काफ़ी प्रभावित हुई थी। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। भारत में आयरन और स्टील इंडस्ट्री का फिर से विकास कब और कैसे हुआ। शुरू में तो ब्रिटिश जो थे वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लगाने के पक्ष में नहीं थे, उसको सेटअप करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, बल्कि जो भी रिसोर्सेज थे उसको वो वहाँ से इंपोर्ट करते थे, ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे। लेकिन 1899 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने आयरन ओर के माइनिंग नरम कानून बनाया, जिसके बाद जमशेदजी टाटा जो एक बड़ा एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भारत में लगाने का निश्चय किया। जमशेदजी के बड़े बेटे जमशेदजी दोराबजी टाटा और एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चार्ल्स वेल्ड ने एक सर्वे करवाया छत्तीसगढ़ में, ताकि वे उस क्षेत्र में आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कर सकें। फाइनली टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, जिसको टिस्को कहते हैं, साक्षी नामक जगह में की गई, जो आजकल जमशेदपुर कहा जाता है। जमशेदपुर का नाम जमशेदजी टाटा के नाम पर ही रखा गया है। इस प्लांट्स में प्रोडक्शन 1912 ईस्वी में शुरू हुआ और जल्द ही ये यहाँ एक बड़ा टाउनशिप डेवलप हो गया। इस टाउनशिप को जमशेदपुर के नाम से जाना जाने लगा। टिस्को के स्थापना से पहले भारत में ब्रिटिश जो लोहे के सामान था उसको इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से। रेलवे के विस्तार के लिए उन्हें लोहे की ज़रूरत होती थी और उन सभी ज़रूरतों को पूरा इंपोर्ट के माध्यम से ही किया जा रहा था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ 1914 में, तब वहाँ से जो इंपोर्ट होता था वो लगभग बंद हो गया, जिसके कारण आयरन एंड स्टील कंपनी का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया और ये बाढ़ रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा था। साथ साथ रेलवे के विस्तार में भी टिस्को द्वारा उत्पादित आयरन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण टिस्को एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में सामने आई और ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी बन गया। अर्ली 20th सेंचुरी में भारत में टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील के अलावे बहुत और कई तरह के इंडस्ट्री लगे। हम इन सब के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। तो पहला है बंगाल कोल कंपनी। भारत में कोयले का बहुत बड़ा डिपॉजिट था, इसलिए 1843 ईस्वी में एक बंगाल कोल कंपनी की स्थापना की गई,
जिसने बिहार और बंगाल में इसकी माइनिंग शुरू की। 19वीं शताब्दी में भारत में सैकड़ों कोल माइंस खोजे गए, जिसमें लाखों लोग काम कर रहे थे। जूट इंडस्ट्री काफ़ी प्रमुख इंडस्ट्री था। पहला जूट इंडस्ट्री भारत में रिसरा में स्थापित किया गया, जो कलकत्ता के नज़दीक था। 1887 ईस्वी तक आते आते भारत में करीब 20 जूट मिल खुल चुके थे, जिसमें हज़ारों लोग काम कर रहे थे और बहुत जल्द ही भारत जूट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। शुगर इंडस्ट्री 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में चीनी उद्योग की स्थापना की गई। भारत बहुत जल्द ही पूरे विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया। प्लांटेशन इंडस्ट्री, भारत में कई सारे कैश क्रॉप्स उपजाए जाते थे, जिनमें से टी, कॉफ़ी, इंडिगो था और इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने भारत में इसकी शुरुआत की थी। बंगाल, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश के अलावा साउथ इंडिया में चाय का प्लांटेशन होता था, खेती होती थी। टी इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। वेस्टर्न घाट्स जो हमारे हैं, भारत के वेस्टर्न घाट का इलाका में कॉफ़ी का प्लांटेशन काफ़ी विकसित हुआ। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। जो यूरोपीय प्लांटेशनर थे, कॉफ़ी की या चाय की खेती करवाते थे, इंडिगो की खेती करवाते थे, उनको प्लांटेशन इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो इस चैप्टर में इतना ही और इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त तो होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।